वेलकम टू अनपलग्ड एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई एग्जाम 2021 के लिए मूल विधि का टॉपिक भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण के बारे में देखेंगे, जो कि सिलेबस बेस्ड है। मैंने इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन जो कि पिछले पेपर में पूछे गए हैं इस टॉपिक में शामिल किए हैं। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण। 2013 तक देश में जमीनों का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत होता था। पिछली यूपी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान अंतिम दौर में इस 110 साल पुराने कानून को बदला और इसकी जगह भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 लागू किया गया है। संक्षेप में इसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी कहा जाता है। पिछले प्रीवियस पेपर में इस पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 से क्वेश्चन पूछे गए थे। उन क्वेश्चनों को मैंने नीचे दिए हुए हैं, उनको भी देखेंगे। इस भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में राज्य अथवा केंद्र सरकार के निर्देश पर एक भूमि अधिग्रहण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी के नेतृत्व में प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण कर अधिनियम के अनुच्छेद 4 के तहत आधिकारिक गजट, स्थानीय समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिनियम के अनुच्छेद 5A के अनुसार अधिसूचना जारी होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति प्रस्तावित भूमि पर मुआवजे अथवा अन्य किसी विवाद के संबंध में आवेदन कर सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा मुआवजे व अन्य विवादों से संबंधित सभी मामलों का निपटारा 1 वर्ष के अंदर करना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रक्रिया के अगले चरण के तहत सरकार की अनुमति के आधार पर अधिकारियों द्वारा अथवा कंपनी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र पर फेंसिंग लगाने का कार्य किया जा सकता है। प्रक्रिया के अंतिम चरण के रूप में एक बार पुनः सभी विवादों का निपटारा कर भूमि को परियोजना के लिए सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अतिरिक्त अधिनियम में अपवाद के रूप में कुछ इमरजेंसी क्लॉज को चिन्हित किया गया था, जिनका उपयोग कर सरकार पूरी तरह से अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना भी भूमि को अधिग्रहण कर सकती थी। यह थी आपकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में क्या कमियां थीं। भूमि पर निर्भर लोगों को हितों की क्षति। इस अधिनियम में सिर्फ भू मालिकों के लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई। संबंधित भूमि पर निर्भर श्रमिकों व अन्य सेवा प्रदाताओं के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही उनके पुनर्वास के लिए कोई प्रावधान किए गए। विधि आयोग ने वर्ष 1958 की रिपोर्ट में इस समस्या को रेखांकित किया था। और क्या क्या समस्या थी? ये थी सार्वजनिक उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या। अधिनियम में सार्वजनिक उद्देश्य की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, जिसके कारण कई मामलों में इस कानून का दुरुपयोग किया गया। और क्या थी? ये है बाजार मूल्य से कम मुआवजा। यद्यपि अधिनियम में भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान था, परंतु भूमि का मूल्य निर्धारण करने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई थी। इस अधिनियम का उपयोग करते हुए भूस्वामियों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर भूमि अधिकार छोड़ने पर विवश किया गया। इमरजेंसी क्लॉज का दुरुपयोग। किसानों और अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इस अधिनियम के विरोध का मुख्य कारण अधिनियम में शामिल इमरजेंसी क्लॉज का दुरुपयोग था। अनेक मौके पर सरकार ने इस व्यवस्था का उपयोग कर भू मालिकों से जबरन उनकी भूमि का अधिकार छीन लिया। अब हम देखेंगे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। इस अधिनियम में 13 अध्याय, 114 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। सबसे पहले 7 दिसंबर 2011 को लोकसभा में यह पेश किया गया और पास हुआ 29 अगस्त 2013 को। राज्यसभा में 4 सितंबर 2013 को ये पास हुआ है
और राष्ट्रपति से मंजूरी मिली है 27 दिसंबर 2013 और पूरे देश में ये 1 जनवरी 2014 को लागू किया हो गई। इस अधिनियम को भूमि अधिग्रहण, पुनरुद्धार, पुनर्वसन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 नाम से भी जाना जाता है। अब इसके पॉइंट देखेंगे हम। सार्वजनिक उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में सरकार के लिए सार्वजनिक उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या की गई, जिससे इस संदर्भ में किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति को दूर कर कानून के दुरुपयोग को कम किया जा सके। नेक्स्ट है सहमति की अनिवार्यता। इस अधिनियम के माध्यम से भू मालिकों के हितों की रक्षा के लिए यह प्रावधान किया गया कि भूमि अधिग्रहण में निजी क्षेत्र की परियोजना के लिए कम से कम 80% और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए कम से कम 70% भू मालिकों की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट है मुआवजा और पुनर्वास। अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण के लिए बाजार मूल्य का 4 गुना तथा शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य से दोगुनी कीमत अदा करने की व्यवस्था की गई। साथ ही अधिनियम के अनुसार यदि 1 वर्ष के अंदर लाभार्थियों को मुआवजे की राशि नहीं प्रदान की जाती है तो अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। यह है धारा 25 में। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण से प्रभावित अन्य लोग जैसे कृषि मजदूर, व्यापारी आदि के पुनर्वास के लिए उपयुक्त मदद प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यह है धारा 31 में। नेक्स्ट है विवाद निवारण तंत्र। अधिनियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के समाधान के लिए अधिनियम की धारा 15 के तहत कलेक्टर द्वारा सभी विवादों का निपटारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के 7 दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी आपत्ति अथवा विवाद के संदर्भ में संबंधित कलेक्टर को लिखित शिकायत दे सकता है। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण की सीमा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुफसली कृषि भूमि के अधिग्रहण को प्रोत्साहित नहीं करता है। इस अधिनियम के अनुसार बहुफसली कृषि भूमि का अधिग्रहण केवल विशेष परिस्थितियों में एक सीमा तक किया जा सकता है। ये आपके धारा 10 में है। नेक्स्ट है आपातकालीन परिस्थितियों में। अधिनियम में आपात की परिस्थितियों जैसे राष्ट्र सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा आदि में सरकार को भूमि अधिग्रहण करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके अनुसार आपात की स्थिति में सरकार संसद को मंजूरी से आवश्यकता अनुसार भूमि अधिग्रहण कर सकती है। ये आपका धारा 40 में है। इसे आप जरूर याद रखें, ये जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भूमि उपयोग की समय सीमा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में भू मालिकों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने और अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए भूमि के उपयोग के संबंध में समय सीमा का निर्धारण किया गया है। अधिनियम के अनुसार यदि भूमि के अधिग्रहण के बाद 5 वर्षों के अंदर सरकार या संबंधित कंपनी द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जाता है तो उसका अधिकार भू मालिक को पुनः वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि पुराने अधिनियम के अनुसार अधिग्रहित भूमि पर 5 वर्षों तक कार्य नहीं शुरू होता है तो भूमि के पुनः अधिग्रहण के लिए नए अधिनियम के अनुसार मुआवजा देना होगा। यह आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के भाग 4 धारा 24 में है। अब हम देखेंगे कि इस टॉपिक पर पिछले प्रीवियस पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है। इसका आंसर है ए, भूमि राजस्व। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदार फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। दूसरा है अगर निजी कंपनी भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती है तो उसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थान का प्रावधान होना आवश्यक है। इसके लिए इसका आंसर है बी, केवल दूसरा सही है इसका। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थान अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने देश के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली है।
इससे पहले कौन सा था? ये था 1894 वाला अधिनियम। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती है वे हैं: पहला है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजना, दूसरा है निर्धन एवं भूमि लोगों के लिए आवास परियोजना, तीसरा है सार्वजनिक प्रयोजन। इसका आंसर है बी। यहाँ आपके तीनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर है डी, टोडरमल को। यह था आपका यूपीएसआई मूल विधि का टॉपिक, जिसे भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण कहते हैं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।